You can start. Hello, good evening all. Myself Dr. Manjiri Kahale from Nagpur. I am your host for today. I welcome you all on behalf of Ignited Minds PHF under the mentorship of Dr. Liaquat Namole sir. Friends, as we all know, today is our 95th session of this wonderful series Guruji Ke Saath Gurwar, which is started from 2nd June 2022. Today, I am happy to welcome our most responsible admin, Dr. Mansi Patil Madam from Kolhapur. Dr. Mansi Patil Madam completed BHMS from Srimati Venutai Yashwantrao Chauhan Homeopathic Medical College, Kolhapur in 2003 and started teaching in the same college. She is having clinical experience of about 20 years, practicing homeopathy since 8 to 9 years. She is having deeper understanding of rubrics. She is famous for her daily sharing of rubrics on different media platforms. So, without wasting much time, let's welcome Dr. Mansi Patil Madam with huge round of applause. Welcome, Madam. Welcome, Thank Mansi you. madam. So nice. Very nice introduction. Manjari. Very nice. Over to you, Mansi. And one more thing to be added about Dr. Mansi, she's known as Bachchan of PHN. Thank you, dear Manju, for such a warm welcome. First of all, gratitude to Dr. Samuel Hahnemann and all the mentors, all the stalwarts of the homeopathy. Gratitude to my mentor, Dr. लियाकत नामोले सर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है और हम लोग यहाँ पे आके जो भी अपना लिटिल नॉलेज है वो शेयर कर पा रहे हैं. सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सर. ही हैज गिवन अस द कॉन्फिडेंस टू share and practice homeopathy. So thank you, sir. Thank you so much. And thank you all of you for joining. So आज का टॉपिक है अनकॉमन शेड्स ऑफ अ कॉमन रेमेडी. बहुत ही कॉमन रेमेडी है. बहुत ज्यादा कुछ दिमाग वाला काम नहीं है. जैसे सर हमेशा बोलते हैं, अपना मंत्र है कीप इट सिंपल. सो आज एकदम सिंपल केसेस है और सिंपल रेमेडी है. तो पहले हम एक दो केसेस स्टडी करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेमेडी का अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे. तो पहली केस है, एक लेडी की केस है, उसको हिमोराइड्स है, ब्लीडिंग पाइल्स. सो पहले क्या हुआ, उसकी मदर इन लॉ आई और उन्होंने पूछा कि आपका क्या है, टाइमिंग क्या है, कंसल्टिंग कैसे है, वगैरह वगैरह सब इंक्वायरी करके वो चली गई. मुझे लगा अभी वो वापस शायद ही आएगी, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट लिया और वो चली गई. तो मुझे लगा कि वो शायद नेक्स्ट डे आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो बोले कि नहीं, अभी हम लोग अभी आते हैं, क्योंकि कल तक नहीं वेट करना है, अभी आते. तो बोला ठीक है, आ जाइए. तो वो उनके बहू को लेके आ गई जो कि पेशेंट है. तो उनको जो है ब्लीडिंग हो रहा था और हेमोराइड्स भी है, प्रोट्रूडिंग हेमोराइड्स थे. तो मैंने पूछा उनको कि केस स्टार्ट हुआ तो कैसे है आपका, मतलब क्या तकलीफ है. तो वो बोली कि मुझे बहुत वीकनेस लग रहा है और ये ब्लीडिंग हो रहा है. तो मैंने बोला कब से हो रहा है. 1 महीना हो गया. तो मैंने बोला तो फिर क्या किया आपने, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह किया था. तो बोली कि नहीं, ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं करा और मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया था कि मुझे ऐसे हो रहा है. जब मुझे बहुत ज्यादा अभी वीकनेस हो रहा है, 8-10 दिन से तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है कि इतनी थकान हो रही है कि मैं जाके सो जा रही हूँ, इतना ब्लीडिंग हो रहा है. तो फिर मैंने अभी बताया, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए. तो मैंने बोला और क्या है, जब भी आपको होता है, पेन होता है या कुछ ब्लीडिंग होता है, तो कैसे रहता है आपका, मूड कैसे रहता है. तो बोली कि मूड क्या है, डर तो लगता है ना, इतना ब्लीडिंग होता है.
बोला क्या डर लगता है? तो बोली कि डर लगता है कि हर बार जब भी जाऊंगी मोशन के लिए तो वो पेन का भी डर लगता है, और ब्लीडिंग भी होती है, और उसके बाद जो है वो थकान बहुत ज्यादा होती है, तो वो तो डर तो रहेगा ही ना। ऐसे बोली। बोला ठीक है, और क्या कुछ टेंशन है आपको? ये होने से पहले कुछ घर में हुआ था? तो बोली कि नहीं, टेंशन तो ऐसा सच कुछ नहीं है। तो मैंने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश की कि कैसे है उनका। तो उन्होंने बोला कि उनको लगा, उनकी सास को, कि क्यों मैं पूछ रही हूँ, ये फैमिली बैकग्राउंड में क्यों पूछ रही हूँ। उनको लगा कि शायद मुझे लगा उन दोनों में झगड़े हैं या फिर कुछ है ऐसे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया अपना, कि हमको जरूरत है ये जानने की, आपको थोड़ा सा जानकर ही हम आपके स्वभाव पे ही हम लोग ये जो है मेडिसिन देते हैं। तो फिर वो पेशेंट भी बोली कि हाँ, ऐसा होता है, ये होम्योपैथी में ऐसा ही होता है, ये सब ये लोग सब पूछते हैं हिस्ट्री वगैरह, और उसके बाद ही मेडिसिन देते हैं। तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आगे जैसे मैंने ये सारे सवाल पूछे, तो पेशेंट का भी पहले ऐसा था कि थोड़ा सा वो थोड़ा सा झिझक या फिर जो भी है, ऐसे लग रहा था उनके आंसर से कि उनको इच्छा नहीं है जवाब देने की। तो फिर मैंने ये सब जब बताया तो उनको भी समझ में आया कि हाँ नहीं, ये चीजें जरूरी है बताना, इसलिए पूछ रहे हैं। तो फिर और दूसरी चीज, स्लीप पोजीशन भी पूछा। स्लीप पोजीशन इज ऑन लेफ्ट साइड। और फिर मैंने पूछा कि आप कैसे, फिर इतना ब्लीडिंग हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, तो आप मैनेज कैसे करते हो? तो बोले कि मैनेज हो जाता है, मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ थोड़ी देर के लिए अगर मुझे थकान लग रही है, और उसके बाद फिर से काम करती हूँ, तो इतना ये नहीं हो रहा है, लेकिन डर तो है। तो मैंने बोला क्या है, और क्या मन में आता है? तो बोले और क्या आएगा, मुझे तो ठीक होना है, दूसरा क्या है? दूसरा तो कुछ मेरे मन में नहीं आता, ये बस बंद हो जाना चाहिए क्योंकि थकान इतनी ज्यादा हो रही है। तो ये बार बार वही चल रहा था उसका। तो मेन कंप्लेंट उसकी थी, जो कि वीकनेस ज्यादा उनको परेशान कर रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मेडिसिन देती हूँ, आप मुझे तीसरे दिन कॉल कीजिए और बता दीजिए कि कैसे है ब्लीडिंग, और आपका पेन वगैरह कैसे है वो मुझे बता दीजिए, तो मैं सोचूंगी कि क्या करना है, कैसे आगे आपको मैनेज करना है। तो फिर मेडिसिन मैंने उनको दी। फिर थर्ड डे उनका कॉल आया कि मैंने पूछा कैसा है, तबीयत कैसी है? तो बोली कि हाँ, मुझे अभी वीकनेस तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और जो है ब्लीडिंग है वो भी थोड़ा सा कम लग रहा है। मैंने बोला थोड़ा मतलब कितना? तो बोली कि थोड़ा मतलब 30% ठीक लग रहा है, और बाकी वीकनेस है जो काफी आराम लग रहा है। तो बोला ठीक है, आप एक 8-10 दिन के बाद और एक बारी हम फॉलोअप लेते हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो फिर 20 दिन के बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं रुका है अभी तक। तो मैंने पूछा कि आपने तो पहले बोला था कि ब्लीडिंग कम हो गया है, और अभी ये क्या हो रहा है? तो बोले कि नहीं, ब्लीडिंग कम तो हो गया था लेकिन पूरा बंद नहीं हुआ है। और तो मैंने उनको, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो उनको बोला कि आप जाके क्लिनिक में, मेरा असिस्टेंस है, तो उसको बोला कि मेडिसिन लेके आप जाओ। तो वो बोली कि आपको फिर फीस कितनी देनी होगी? तो मैंने बोला कि आगे का जो भी है, आगे के महीने का वो फीस देनी होगी। तो उस पर उसने बोला कि नहीं, आपने तो बोला था कि अभी फीस नहीं लगेंगी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो मैंने बोला हाँ, फिर अभी तो मेडिसिन तो खत्म हो गई, मेडिसिन तो देना है ना, तो नेक्स्ट मंथ का फीस तो लेना पड़ेगा। और ऐसे उनका फॉलोअप था। ठीक है, सो दिस इज द केस। अगर किसी को बोलना है, नहीं तो फिर मैं और एक केस साथ में ही बोल देती हूँ, और फिर हम दोनों केस एक साथ डिस्कस करेंगे। कैसे करना है, या फिर एक केस डिस्कस करके फिर दूसरा करना है? सुनाई दे रहा है?
हेलो। एक ही कर ले मैम। हेलो। एक ही कर लेते हैं मैम। एक ही कर लेते हैं, ठीक है, बोलो फिर। क्या समझ में आया? कोई भी, कुछ भी, मैम पेशेंट कैसा है, पहले रुब्रिक में मत जाइए, रेमेडी में मत जाइए। पहले पेशेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद उस रुब्रिक बनाते हैं, फिर रेमेडी आ ही जाएगी। सिंपल है। ठीक है। इस बोली विनय। यस मैम, मुझे ना ये पेशेंट बहुत लापरवाह लगी। इतने दिन, एक महीने से इसको प्रॉब्लम थी ब्लीडिंग की, और इसने अपनी प्रॉब्लम को छिपा के रखा, फैमिली मेंबर में किसी को भी नहीं बताया। और फिर एक महीना जब हुआ, उसको प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी, तब आई थिंक उसने अपनी सासू माँ को बताया, तो फिर वो आपके यहाँ पे आई, अपॉइंटमेंट लेके गई। तो ये तो मतलब उसकी लापरवाहियां थी, और वो किसी को बताया नहीं, शायद वो छिपा रही थी इसको कि नहीं ब्लीडिंग होना, ये शायद कुछ गलत होगा ऐसा। तो मुझे तो ये चीज समझ में आया। अच्छा। और एक तो ये, फिर वो आगे आपसे फीस के लिए बार्गेनिंग करने लगी, नेगोशिएट कर रही है आपसे फीस के लिए, नहीं 1 महीने का हो गया ऐसा। तो ये हम्म। चीज ये मुझे समझ। यस। थैंक यू मैम। वो तो फॉलोअप का है। रेमेडी तो हम इस पे देंगे ना, जो केस अपने सामने है, केस पे देंगे ना। यस मैम, बट फॉलोअप भी इंक्लूड होता है ना, कोई जब बात नहीं। बेस्ट रिजल्ट ना मिले तो। ठीक है, ठीक है। केयरलेस से आप कहाँ जाएंगे फिर? केयरलेस और उसके साथ क्या जोड़ेंगे? एक ही सिम्टम पे तो रेमेडी नहीं आएगी। इतना ही समझा आपको? ठीक है। और कोई? ये समझ में आया सबको? और एक उसको वीकनेस भी बहुत ज्यादा हो रही है उससे, जी। और उसको डर है कि ये पेन होने लगेगा, मैं फिर से जाऊंगी वॉशरूम को तो ये पेन फिर यस, से बहुत यस। ज्यादा, फिर से हम्म, दर्द होगा, तो हम्म, ये चीजें भी उसने इंक्लूड किया उसमें। हम्म। और एक ये, जब वो काम बहुत ज्यादा करने लगती है तो वीकनेस की वजह से वो काम नहीं कर पाती, तो वो रेस्ट लेने को चली जाती है, फिर रेस्ट करके फिर से काम करने लगती है। यस, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा। बताओ। और कोई? हेलो। बाकी किसी को नहीं समझ में आया? नहीं, हेलो। हेलो। हाँ जी। मुझे इसमें जी सबसे सर। पहली चीज तो क्लियर लग रही है कि डिलीजन पुअर शीज एंड रेस्ट डिजायर। ओके। और तीसरा उसका जो स्लीप पोजीशन है, साइड और लेफ्ट साइड है। जी। तो इन चीजों को ले हम तो ब्राइनिया एंड नक्सोम का बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं। जी। लेकिन उसकी बातों से जो लग रहा है कि जैसे वो उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कुछ किसी को बताया नहीं, और लास्ट में वो बार्गेनिंग भी कर रही है। हम्म। तो ब्राइनिया की तरफ ज्यादा जा ज्यादा रहा है। जा रहा है। ठीक हाँ, है। वैसे नक्स भी जा रही है बराबर इसके। जी, जी। ओके। बहुत बढ़िया सर। और तो नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। दोनों केस एक साथ डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो एकदम सिमिलर है दोनों केसेस में। ठीक है। तो दूसरा केस जो है, वो रीनल कैल्कुलाई का है। ये मेरे रिलेटिव है, मेरे देवर के, क्या बोल सकते हैं, मेरी देवरानी है, उसके ब्रदर है। ठीक है। तो उनकी सारी फैमिली मेरे पास ही आती है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये उनकी एज अराउंड 45 to 50 के बीच में है। और जब वो आए, उन्होंने आके क्लिनिक में आए, बैठे और स्टार्ट कर दिया। ये देखो, मुझे एस एस स्टोन है, राइट किडनी में है, एक किडनी में है, एक कहीं तो और है, यूरेटर में है, और एक
किडनी में छोटा सा और एक है, मतलब ऐसे 3 स्टोन्स है। और ये तकलीफ है मुझे। तो मैंने पूछा ठीक है कब से है। तो बोले कि ये तो होता रहता है, मतलब पहले भी हुआ था स्टोन, और अब तो एकदम से 3 हो गए हैं। तो 1-2 महीना हो गया शायद उनको। तो मैंने पूछा उनको, जैसे पहले पेशेंट को भी पूछा था कि कैसे आप क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं इसके लिए, इतने दिन से है। तो उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर है हमारे गांव में, होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट ली हुई थी। और दूसरा जो है एलोपैथिक डॉक्टर से उन्होंने पेन किलर लेके रखी है, ताकि जब भी उनको एक्यूट पेन हो तो वो पेन के लिए मेडिसिन वो ले सके। तो इसके लिए उन्होंने वो लेके रखी है, वो उनके पॉकेट में ही रहती है। तो जैसे हम पूछते हैं कि कैसे है आपका, पेन के दौरान हमको स्टेट ही जाननी होती है ना पेशेंट की। तो मैंने पूछा कि कैसे रहता है आपका पेन के दौरान, कैसे आपका मूड कैसे रहता है, कुछ बदलाव आता है स्वभाव में। तो बोले कि मूड तो अच्छा नहीं रहता, कुछ करने का मन भी नहीं होता, और बस सो जाता हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने बोला तो कैसे लगता है आपको, क्या करने का मन होता है। तो मन तो कुछ करने का होता नहीं है, बस सोने का मन होता है, या फिर मुझे मैं कुछ कर नहीं सकता इसलिए मैं जाके थोड़ा लेट जाता हूँ। तो आराम मिलता है, लेटने से थोड़ा सा आराम मिलता है मुझे। तो मैंने बोला कि इसको लेके आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या सोचते हो इसको लेके। तो बोले कि डर लगता है, जब भी दर्द होता है तो डर लगता है। और मैंने बोला क्या डर लगता है और कहाँ तक आपका डर जाता है। तो बोले डर तो ऐसा लगता है कि डर इस बात का लगता है कि एक तो पेन का डर है, दर्द होता है तो वो तो डर रहता ही है। और दूसरी चीज ये है कि वो सोच में आता है कि इसके वजह से, स्टोन की वजह से मेरा यूरिन ब्लॉक हो जाएगा, और फिर वो पेन हो जाएगा, फिर वो जब है वो सब कुछ है उसके आगे। तो उस चीज का मुझे ज्यादा डर लगता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर क्यों इतना क्यों डर लगता है। तो बोले कि ऐसे सुना है ना लोगों का ऐसे होता है, और यूरिन ब्लॉक हो जाता है, फिर वो नहीं पास होती, यूरिन पास नहीं होती तो और पेन होता है। तो वो पेन का मुझे बहुत ज्यादा डर है। और तो मैंने पूछा कि ऑपरेशन का क्यों आप ये नहीं करें, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट ने तो बोला है कि वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं, मुझे ऑपरेशन तो नहीं करवाना है, मुझे अ, अगर हो सके तो मेडिसिन से ही ठीक होना है। तो इसीलिए हम लोग आपके पास आए हुए। और दूसरा था स्लीप पोजीशन। तो इनका स्लीप पोजीशन है बैक पे, तो बैक पे ही सोते हैं। और जो साइड उनको राइट साइड को है तो अ, वो साइड पे वो थोड़ी देर के लिए सो पाते हैं। लेकिन अगर हिलना है, थोड़ा सा चेंज करना है उनको करवट, तो उनको ज्यादा पेन होता है। तो ये सब चीजें थी, इतना ही केस लिया। और फिर उनको मेडिसिन दिया। उनको भी बोला था मैंने कि 3rd डे ही आप बता दो मुझे पेन कैसा है। और हाँ, उनको ये भी था, नौशिया एंड वॉमिटिंग भी था। नौशिया, बहुत ज्यादा नौशिया, मतलब जैसे ही फूड का वो आ जाए सामने, या खाने का सोचे तो वो उनको वो नौशिया और वोमिटिंग हो जाता था। पानी पीने पर वो बोले कि हाँ, ये लोग तो बोलते हैं कि स्टोन है तो पानी पियो पानी पियो, लेकिन पानी पीने से भी वोमिटिंग हो जाता है, वो पानी भी जल्दी से। तो मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ, पानी भी नहीं ज्यादा पी सकता हूँ। और वो किसी ने कुछ आयुर्वेदिक उनको बोला था, वो सोडा और दूध ऐसा कुछ तो देते हैं ट्रीटमेंट। वो बहुत मतलब डेंजर ट्रीटमेंट लगता है, लेकिन वो भी उन्होंने किया, क्योंकि बोले कि मुझे जल्दी से ये जाना चाहिए, स्टोन मतलब गिर जाना चाहिए, ये उनके दिमाग में था। तो मेडिसिन देने के बाद उनको 3rd डे को मैंने उनको कॉल किया, नहीं, उनका कॉल आया मुझे कि मेरा जो नौशिया है वो तो मतलब ठीक है, अभी मैं खा पा रहा हूँ, खाना खा पा रहा हूँ। और जो है पेन जो है
पेन तो बिल्कुल नहीं है, नहीं। पहले थर्ड डे पे उन्होंने बोला कि 50% मेरा पेन कम है। और 15 दिन के बाद उनका वापस से कॉल आया, तो बोले कि अभी तो बिल्कुल मतलब मुझे आराम लग रहा है, और कुछ भी पेन वगैरह तो नहीं है, और दूसरी चीज नौशिया वॉमिटिंग तो बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है। और उन्होंने दूसरा एक पेशेंट भी रेफर किया, मतलब मुझे बोले कि एक पेशेंट है, मेरा दोस्त है, उसको भी यूरेटर में स्टोन है, और उसको भी ऑपरेटिव बोला है, तो आप कुछ कर सकते हो क्या? तो मैंने बोला आप लेके आओ, हम देखेंगे, केस लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। सो दैट वाज द हैप्पी पेशेंट। ठीक है। दिस इज द सेकेंड केस। तो अब दोनों केस एक साथ डिस्कस करते हैं। पहले केस का तो बहुत सारे रूब्रिक्स आ चुके हैं, दूसरा बताइए। हेलो। यस मैम। इस पेशेंट को ना मतलब डर है कि मुझे दर्द फिर से तेज वाला होगा, तो इसलिए वो पहले से ही टेबलेट्स पेन किलर लेके रखता है अपना। और जब भी दर्द होता है तो वो मतलब जाके लेट जाता है। और फिर ये क्या करता है। लेट जाते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा, तो ठीक लगता है उनको। जी। काम नहीं कर और फिर पाते से वो। वो काम नहीं, उस दर्द के टाइम पे काम वाम नहीं कर पाते कोई भी, काम नहीं ऐसा कर जब पाते, कुछ हाँ। तेज दर्द। तो क्या लग रहा है आपको? रेमेडी कुछ सोच रहे हो? रेमेडी सोचने के लिए मैम आपने मना किया तो मैंने नहीं सोचा। नहीं, अभी सोच सकते हो, रुब्रिक अगर आ रहे हैं तो सोच सकते हो। पूरा एनालिसिस करो ना, ऐसे कहा तो पेशेंट के ये स्टेट के लिए ये रुब्रिक हम सोच सकते हैं, तो उसके ऊपर से हम रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। पहला वाला जो केस था ना मैम, उसमें मुझे ना पेशेंट फ्रिबुलस लगा और हीटलेस ऐसी फीलिंग आई, हीटलेस की फ्रिबुलस ज्यादा। और हाइडिंग डिजायर वाली कि उसने खुद को छिपा के रखा, किसी को बताया नहीं। तो ऐसा इसमें सोच सकते हैं। और उसको वीकनेस बहुत ज्यादा रहती तो डिल्यूजन पुअर के लिए सोच सकते हैं। और फिर फियर पेन ऑफ द पेन, वो डर है उसको कि नहीं मुझे दर्द ये होने लगेगा, मैं जाऊंगी वॉशरूम को तो दर्द होगा मुझे, ऐसा। और वो रेस्ट डिजायर में भी जा रही है कि बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही है फिर वापस काम पे आ जा रही है। तो मुझे भी मैम ब्राउनिया का फील आया इसमें। और सेकेंड वाला भी कुछ कुछ ब्राउनिया जैसा ही लग रहा है बट क्लियर नहीं हो पा रही। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। और कोई? हेलो। 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 नहीं समझ में आया। हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। मुझे तो इस केस में भी ब्रांड ही लग रहा है, क्योंकि आते ही सबसे पहले उन्होंने जो बात करी वो बिजनेस की तरह से करी, सीधा टू द पॉइंट बात करी, ये हो रहा है ओके। वो हो रहा है ये। जी। जी। रेस्ट डिजायर भी इसमें बराबर रहा है। हम्म। और ऑपरेशन नहीं कराना इसके पीछे भी उनका कारण वो एक टेबलेट लेके हमेशा चलता है पेन किलर, जबकि वो मेडिसिन ले रहा है होम्योपैथिक की किसी दूसरे डॉक्टर से। हम्म। तो ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कि एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम। ओके। विंडो क्यों सर? मेडिसिन तो वो होम्योपैथिक ले ही रहा है, ऑपरेशन कराना ही नहीं है उनको, इसलिए। हम्म। लेकिन वो साथ में जो पेन किलर लेके चल रहा है साथ में, ये उसका विंडो है कि उस वक्त शॉर्टकट से निकल जाए पेन के अच्छा। बचने के लिए। अच्छा। अच्छा। ओके। ऐसा मैंने लिया इसको। ओके।
ठीक। तो केयरफुल भी आता है इसी में। हम्म। सफरिंग तो है ही उसको, क्योंकि उसको डर है कि यूरिन ब्लॉक ना हो जाए। हम्म। वो क्या सोच सकते हैं? हाँ यही है। डर तो है, लेकिन क्या डर है वो? यूरिन ब्लॉक ना हो जाए, यही डर हाँ। आ रहा है इसके। हाँ, यूरिन ब्लॉक हो जाएगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा? पेन। नहीं, क्या होगा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, क्या बोला था उन्होंने? हाँ, वो वही पेन होगा। पेन होगा, तो वो फियर सफरिंग में आ गया, फियर सफरिंग पेन में। ओके। जेलसेमियम किसी ने बोला है। जेलसेमियम क्यों? सुप्रिया। किस चीज का एंटिसिपेशन लग रहा है आपको? Anticipating, ma'am, that he has to go through the pain. ओके। वो बोल रहा है ना कि लोगों का ऐसा स्टफ होता है, पेन होता है, तो वो हम्म। दर्द से जाने का, वो दर्द दर्द हम्म। का फियर है उसको। तो दर्द मुझे का फियर जैसे है। मैम लग रहा है। हाँ। हाँ, दर्द का फियर तो है। तो ऑल इन ये ऑल वो फियर सिर्फ को क्या फियर की लेंगे? बात, फियर हम्म। ऑफ पेन, मतलब फियर उसको ऑफ सिर्फ पेन। यस। है। फियर ऑफ तो पेन आई तो थॉट है। ऑफ दिस। यस। तो जेलसे मैम, और एक रेमेडी आ रहा है, कालीब्रोम। काली ब्रोम। अच्छा। कालीब्रोम also has this fear. कैसे? Yeah. Even Kalibrum has the fear of means I have to go through that pain. वो हाँ। वो थॉट ही उनको ये हो जाता है, फियर अच्छा। में डाल जाता है। आई थॉट ऑफ वो दिस हम्म। रेमेडी। जी जी। बहुत बढ़िया। और और कोई? पहले केस में जो था, रेस्ट डिजायर डिस्क्लोज करते हैं अभी, हाँ। तो रेस्ट डिजायर तो सही था बिल्कुल। और उन्होंने क्या बोला, बाकी सारे रुब्रिक तो बताए योगेश सर ने। उनको और एक चीज जो रह गई वो मैं बताती हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक होना है मुझे, बस ठीक होना है। हम्म। तो इसको क्या लेंगे? एकदम सिंपल रूब्रिक। और दूसरा, आंसर देने में भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब जैसे कि मन नहीं था उनका आंसर देने का। तो इसके लिए मैंने लिया था आंसरिंग अवर्जन टू आंसर। और जो उनको ठीक होना है, ठीक है, तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। ये सिंपल पहले केस के रूब्रिक से। और स्लीप पोजीशन ऑन लेफ्ट साइड। और दूसरे केस में सर ने ठीक बताया, टॉकिंग बिजनेस, वापस कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। और एस्केप अटेम्प्ट्स टू, वो भी सही था। फिर फियर ऑफ सफरिंग। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं ना, फियर ऑफ पेन तो है ही, दोनों केस में है फियर ऑफ पेन। क्योंकि उनको जाने के बाद, मतलब पेन के बाद भी जो होता है ना, वो सफरिंग है उनका। तो उस चीज का उनको ज्यादा डर है दोनों केस में भी, क्योंकि वो लेडी को ब्लीडिंग का ज्यादा टेंशन था। तो ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, थकान होती है उसको, बहुत ज्यादा वीकनेस आती है। तो इसमें हम डिलीजन पुअर भी ले सकते हैं, डिलीजन इंजुरी भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले केस में। और दूसरे केस में जो था फियर ऑफ सफरिंग, क्योंकि उनको उन्होंने सुना है, और ये सही बात है ना, कि अगर स्टोन बीच में आके यूरेटर में आके फंस गया तो फिर उनकी यूरिन भी ब्लॉक हो सकती है, और यूरिन ब्लॉक होने से और पेन बढ़ेगी। और फिर उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इमरजेंसी शायद से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें उसके बाद में आती है। तो वो सब
सफरिंग है, तो वो सफरिंग का उनको ज्यादा डर है। पेन से ज्यादा जो आगे जाएगा, सफर करेंगे वो पेन की वजह से, तो वो फियर ऑफ सफरिंग है। और स्लीप पोजीशन उनका बैक पे है। और और एक है मोशन एग्रीवेशन। मोशन की वजह से, मतलब जरा सा भी हिलते हैं तो उसकी वजह से उनको पेन होता है। सो दैट इज मोशन एग्रीवेशन। और एक जनरलिटीज में एक रूब्रिक है, स्टोन्स इन ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन द ऑर्गन्स। तो इसमें आई थिंक 17 रेमेडीज है। तो ये जब मैंने कंफर्म करने के लिए ये लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये था, डाउट था कि इसमें ये रेमेडी है कि नहीं है, क्योंकि स्टोन के लिए मुझे नहीं पता किसी का कभी ये रेमेडी दी हुई है। तो इसके लिए कंफर्म करने के लिए मैंने वो देखा, और फिर उसमें था ये रेमेडी थी। तो मैंने दोनों केसेस को ब्रायोनिया दी। तो फॉलोअप भी आपने देख लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योगेश सर एंड विनय। ठीक है। सो जलसेमियम की तरह है ब्रायोनिया का, यही सिम्टम है मोशन एग्रेवेशन, क्योंकि मोशन के वजह से सारे सिम्टम्स में जैसे हम देखते हैं ब्रायोनिया के मोशन एग्रेवेशन है। नैश के बुक में है कि ये अगर पर्टिकुलर आपको मोडेलिटी मिल जाती है, तो डिसीज कोई भी हो, कोई भी डिसीज कंडीशन हो, आप ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब कर सकते हो। क्योंकि जलसेमियम के जैसे दिखता है, लेकिन वो अलग है। वो उनको पेन की वजह से नहीं है। वो अगर पोजीशन छोड़ दे, वो मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल वाला रुब्रिक है जलसेबियम में। लेकिन इसमें है ब्रायोनिया में कि हर केस में, कोई भी केस हो, कोई भी डिसीज का कोई भी ये हो, तो उसमें हम ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसा नैश के बुक में भी लिखा हुआ है। और हर एनी मटेरिया मेडिका बुक वी कैन फाइंड दैट मोशन एग्रेवेशन इज द की नोट ऑफ ब्रायोनिया। ठीक है। सो थोड़ा सा हम ब्रायोनिया को समझते हैं। समझ में आ गया या फिर कोई क्वेरी है? किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर? कोई है? सुन रहे हैं सब या फिर मैं अकेली बात करें? सुन रहे हैं सुन मैम। रहे हैं हाँ। ओके। मैम, ये ठीक होना है इसके लिए और कुछ भी सोच सकते हैं? हाँ, कैरिड डिजायर लिया था मैंने। नहीं, ये तो आपने बताया, लेकिन ठीक होना है इसके लिए और कोई रुब्रिक ऐसा सोच सकते हैं? सिंपल है ना कैरिड डिजायर, क्यों सोचना है और ज्यादा कुछ? अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे ये खत्म करना है, जल्दी से जल्दी मुझे इससे छुटकारा चाहिए, अगर ये वर्डिंग है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि किल डिजायर हो सकता है। या फिर जैसे उसको ये चाहिए ना, उससे छुटकारा चाहिए, मतलब मुक्ति चाहिए, तो वो एंग्जाइटी साल्वेशन ले सकते हैं, थोड़ा अगर डीपर सोचे तो। लेकिन यहाँ पे सिंपल था कि मुझे ठीक होना है बस, मतलब ये स्टेट से, ये पेन की स्टेट से मुझे हेल्दी स्टेट में जाना है, क्योंकि काम हैम्पर हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए सिंपल रुब्रिक लिया था मैंने, कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। ओके। ठीक है मैम। सो ब्रायनिया, इसका रूट यूज होता है मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। उसके फ्रूट जो है पॉइजनस होते हैं। तो इसके थोड़े से एलिमेंट्स हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि पूरा तो नहीं कवर हो पाएगा। मैंने सारे रूब्रिक्स एक साथ किए हैं, ताकि बाद में भी अगर रेफर करना हो तो वो आसान हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम anger with anxiety, elements from indignation, elements from anger with silent grief, element from vexation with anger. Okay.
elements from anticipation, elements from disappointment, elements from emotions, elements from fright, elements from grief, hurry, indignation, mortification, elements from position loss. So ये सारे एलिमेंट्स है जिसके कारण ब्रायनिया में एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब बहुत सारे नहीं, 5-6 रूब्रिक्स है। सो एंगर व्हेन ऑब्लाइज टू आंसर, जैसे हमने पहले केस में देखा था कि आंसर करने में इनको बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता। अगर कोई इनको जबरदस्ती करे कि आपको आंसर करना है क्वेश्चन का, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, तो उसकी वजह से उनको गुस्सा आ सकता है। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम एंगर इजीली, एंगर रिफ्यूज्ड व्हेन थिंग्स ही वांट्स आर, मतलब कोई अगर कुछ इनका जो चाहिए वो रिफ्यूज करता है तो एंगर हो सकता है। एंगर ट्रिफल्स ऑफ, ठीक है। सो एंजाइटी, एंजाइटी बहुत ज्यादा मार्क्ड है। तो किन चीजों के लिए एंजाइटी है? एंजाइटी बेड, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ब्रायनिया के केस में। एंजाइटी कंपेल टू डू समथिंग, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियस रहते हैं, तो इसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए। सो दैट इज वाई एंजाइटी कंपेल टू डू समथिंग। एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी ये सेकेंड केस में हमने देखा था कि ये बंदा एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा है, तो इसके लिए भी हम ये रूब्रिक कई बार यूज करते हैं कि एंजाइटी की वजह से प्लेस टू प्लेस ये लोग जा रहे हैं। एंजाइटी फियर विथ, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, हेल्थ अबाउट, वंस ओन हेल्थ अबाउट, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, एंजाइटी पेन्स फ्रॉम, एंजाइटी पर्सपिरेशन ड्यूरिंग, एंजाइटी वॉमिटिंग ऑन। सो ये सारे रूब्रिक्स जो है एंजाइटी के है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंफ्यूजन ऑफ माइंड, लेकिन इसमें कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है या फिर पर्टिकुलर कुछ नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा है, सो यू कैन रेफर दिस आफ्टरवर्ड्स। सो डिलीरियम के बहुत सारे रूब्रिक्स जो कि कभी शायद ही हमने यूज किए होंगे बहुत सारे जो रेमेडीज है, जैसे बेलाडोना है, स्टैमोनियम है, डॉक्टर केंट के बुक में है, तो उन्होंने इसके साथ कंपेयर किया हुआ है जो डेलीरियम जो है बेलाडोना का और स्टैमोनियम का। तो बेलाडोना का डेलीरियम जो है दैट इज वायलेंट डेलीरियम एज वी ऑल नो, एंड स्टैमोनियम का जो है डेलीरियम दैट इज बिकॉज ऑफ फियर। फिर वो डिलीरियम फियर की वजह से डिलीरियम में जाता है और उसके बाद वो क्लिंग करता है। सो दैट इज ऑफ स्टैमोनियम। और यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पर भी बिजनेस की बातें आती है, जैसे डिलीरियम एंग्शियस बिजनेस, डिलीरियम फ्यूचर अबाउट, डिलीरियम बिजी, डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ। तो इसको हम कैसे लेते हैं? बिजनेस टॉक्स ऑफ मतलब कि बहुत ज्यादा जो बिजनेस वाले, जैसे टॉकिंग बिजनेस हम लेते हैं, तो उसके आगे जाके कभी कभी लोग हमारे से पूछते हैं कि आपसे ये होगा कि नहीं, ये क्योर होगा ना डॉक्टर साहब, ये कितने दिन में क्योर होगा डॉक्टर साहब, ये होगा कि आपसे क्योर होगा क्या, या फिर आप मुझे दोगे क्या, किसी और का रेफरेंस दे दो अगर आपसे नहीं क्योर होता है तो ये सारी बातें जो है वो डिलीरियम बिजनेस टॉक्स में आती है, क्योंकि उसका जो बिजनेस है उसको रिलीफ चाहिए अपनी एलिमेंट से, तो उसके लिए वो जो भी है डॉक्टर पे प्रेशर डालते हैं वो लोग। और वो समझ में डिलीरियम का जैसे हम बोलते हैं कि डिरेल्ड स्टेट होती है, तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं पेशेंट, क्या बोल रहा है उसको समझ में नहीं आता, ठीक है। सो दैट इज delirium business talks, delirium fever during, delirium heat aggravation, delirium home wants to go। इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स है जो होम सिकनेस पे है, तो यहाँ पे डिलीरियम में भी आता है होम सिकनेस और डिलीरियम होम वांट्स टू गो। और जैसे ही वो घर पे जाता है तो घर पे जाके भी उसको डिल्यूजन होता है कि मुझे बाहर जाना है, कि मैं घर पे नहीं हूँ, घर पे होके भी लगता है कि घर पे नहीं हूँ।
सो दिस इज एक्चुअली अ मैनिएकल स्टेट। ठीक है। तो डिलीरियम मैनिएकल भी है। डिलीरियम पेन्स फ्रॉम delirium perspiration with delirium with peaking at nose or lips। delirium quiet। क्वाइट मतलब ये ब्रायना का और एक चीज है दैट वी नो, क्वाइट डिस्पोजिशन। तो उनको शांत रहना बहुत ज्यादा पसंद है, किसी के साथ बात करना, कंपनी एवर्जन में भी आते हैं। तो ये लोगों को जब भी बीमार होते हैं तो वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं। अगर हमने देखा कि एंगर ऑब्लाइज टू आंसर, तो उसके साथ आंसरिंग एवर्जन में भी आता है, और क्वाइट वांट्स टू बी। तो ये उसके आगे जाके डिलीरियम क्वाइट में आता है। डिलीरियम स्लीप ड्यूरिंग, डिलीरियम स्लीपलेसनेस विथ, डिलीरियम ट्रेमलिंग विथ, डिलीरियम वार्म रूम एग्रेवेशन, क्योंकि इनको ओपन एयर में ज्यादा एमिलरेशन होता है। जो भी सारे सिम्टम्स है उसका एमिलरेशन है ओपन एयर एमिलरेशन, जो कि जैसे इसमें हम पल्सेटिला से भी कंपेयर कर सकते हैं ब्रायन को। तो उसकी वजह से जब भी ये वार्म रूम इनको एग्रेवेशन होता है। सो इसको मेटाफोरिकली भी ले सकते हैं हम, लेकिन ये डायरेक्ट अगर मिल जाता है तो डायरेक्ट लेंगे। फिर डिल्यूजन्स है, बहुत सारे डिल्यूजन्स है। डिल्यूजन beaten, he is being, delusion bed sinking, bed is sinking, delusion body, ugly body looks। ये बिजनेस वाला अगेन, बिजनेस वाले जैसे मैंने बोला बहुत सारे इसमें रूब्रिक्स हैं। सो डिल्यूजन बिजनेस अबाउट, ऑक्यूपाइड अबाउट बिजनेस। सो इनके दिमाग में ज्यादातर बिजनेस ही चलता है, तो उसकी वजह से बिजनेस वाले रूब्रिक बहुत ज्यादा है इसमें। डेड पर्सन सीज, डिलीजन डिलीरियस, बिकमिंग डिलीरियस, उनको डिलीजन है कि शायद वो डिलीरियस हो जाएंगे। ओके। डिलीजन फिगर सीइंग फिगर, डिलीजन फ्लोटिंग। हेड वाला भी है, हेड हेवी ऑन हेड सीम टू, ये पल्सेटिला के साथ भी आता है, और ये बहुत बार डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं जब भी हेडेक है, माइग्रेन की पेशेंट्स है, या फिर कोई भी कंप्लेंट कोई भी हो, लेकिन पेशेंट अगर ये डायरेक्टली बोल दे कि लगता है जैसे कि सर भारी हो रहा है, तो हम ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे होम वाले जो डेलीरियम में देखा था, तो ये डिल्यूजन भी है, होम अवे फ्रॉम होम ही इज, एंड डिल्यूजन अवे फ्रॉम होम ही इज एंड मस्ट गो देयर, मस्ट गेट देयर। जैसे घर पे होम सिकनेस की वजह से इनको लगता है कि घर पे जाना है, और वहां पे जाने के बाद वापस लगता है कि बाहर जाना है। ठीक है। डिलीजन इमेजेस फैंटम सीज, डिलीजन इमेजेस फैंटम सीज ऑल ओवर, मतलब हर जगह पे उनको लगता है कि कुछ है। फैंटम का मतलब होता है कि जो चीजें डरावनी होती है, जो इमेजिनेशन फैंटेसी वाला चीज होता है, लेकिन इमेजिनेशन में उनको लगता है कि कुछ तो है जो दिख रहा है उनको। डिलीजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड, वो तो सबको पता है। और डिलीजन पीपल सीइंग, मतलब उनको लगता है कि कोई तो है जो पीछा कर रहा है उनका, क्योंकि परस्यूड का भी है, डिलीजन परस्यूड ही वॉज, मतलब कोई तो उनका पीछा कर रहा है ऐसे लगता है। फिर आगे जाके सोल्जर्स है, परस्यूड ही वॉज बाय सोल्जर्स, तो सोल्जर्स उसके लिए कौन है, क्योंकि आगे जाके उनको और एक फियर है या फिर डिल्यूजन है, दैट इज फियर ऑफ बीइंग सोल्ड है। तो वो हम मेटाफोरिकली लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जैसे डॉक्टरों ने तो लूट मचा के रखी है, लगता है मेरा सारा पैसा इसी में जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में ही जाएगा, या फिर डॉक्टर के फीस देने में ही जाएगा, ये डॉक्टर तो सब लूट लेंगे, ऐसे जो फीलिंग होता है, तो उसके लिए हम वो फियर ऑफ बीइंग सोल्ड लेते हैं। ठीक
ठीक है, तो परस्यूड एक है, डिल्यूजन परस्यूड है, और दूसरा वो जो फैंटम्स वाला है उसके साथ में और एक है डिल्यूजन स्पेक्टर्स, और घोस्ट मतलब जो भूत प्रेत उनको दिखते हैं, ऐसा उनको लगता है कि कोई तो है। ये सब डिल्यूजन्स है। विजन्स है, विजन का मतलब होता है कि इसको स्पिरिचुअली लेते हैं एक्चुअली। विजन्स मतलब उनको कुछ तो आगे का दिखता है, स्पिरिचुअल हायर लेवल का थोड़ा सा होता है, तो इनको ये लगता है कि कुछ उनको विजन्स आ रहे हैं। क्लेयर वॉइस में भी है ब्रायनिया, ठीक है। और डिलीजन वर्क हार्ड इज वर्किंग। फिर फियर के भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। फियर मोशन ऑफ कप लेस्ट इट ब्रिंग्स ऑन। ये कोविड में हमने बहुत बार यूज किया है ब्रायनिया को। जैसे निमोनिया के केसेस में बहुत बार, बहुत ज्यादा यूज किया गया है ब्रायनिया, और उससे रिलीफ भी मिला है। तो ये बहुत काम का रूब्रिक है। फियर नैरो प्लेसेस इन, क्योंकि फियर उनको फियर सफोकेशन भी होता है, तो सफोकेशन की वजह से नैरो प्लेसेस में भी उनको डर लगता है। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कैरेज, फियर ऑन एंटरिंग अ रूम, फियर ऑफ सोल्ड बीइंग, फियर ऑफ स्टार्विंग, और फियर ऑफ सफरिंग, फियर ऑफ सफोकेशन, फियर ऑफ टॉकिंग, एंड फियर बेकिंग ऑन। सो इतने सारे इनके फियर्स हैं, ठीक है। इरिटेबिलिटी के लिए भी अगर हम मटेरिया मेडिका देखेंगे तो केंट और जितने भी ये बुक्स में मटेरिया मेडिका के ब्रायनिया है, सभी ने यही कहा है कि इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा मार्क्ड इरिटेबिलिटी होती है। मतलब पीक्यूआरएस जैसे मोशन एग्रेवेशन का एक पीक्यूआरएस सिम्टम ब्रायनिया का है, सारे स्टॉलवर्ड्स ने लिखा हुआ है। तो वैसे ही इरिटेबिलिटी, जैसे नक्स और आर्सेनिक के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, तो इतनी सारी इरिटेबिलिटी ब्रायनिया के केस में भी है। जैसे हमने आंसर के केस में देखा था कि उनको कंपनी नहीं चाहिए, आंसर नहीं करना है किसी को, और इरिटेबल हो जाते हैं वो डिसीज की वजह से। और कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे, कुछ भी अगर उनको कुछ भी तकलीफ हो, तो उनका मेंटल सिम्टम इरिटेबिलिटी आना ही आना है, ठीक है। सो ये इरिटेबिलिटी के है सारे सिम्टम्स। उनको बात करना अच्छा नहीं लगता। इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन इरिटेबिलिटी स्पोकन टू, इरिटेबिलिटी ट्रिफल्स फ्रॉम, छोटी छोटी बातों पे भी इनकी चिड़चिड़ होती है। अगेन इरिटेबिलिटी वार्म रूम में, जैसे इनको ओपन एयर एम्बुलेशन है, तो उसकी वजह से उनको वार्म रूम में जाने से एग्रेवेशन होता है, या फिर इरिटेबिलिटी भी होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इरिटेबिलिटी। तो थोड़े से अनकॉमन सिम्टम्स भी है इसमें, जो कि हम शायद कभी ब्रायनिया के केस में देते हैं, पता नहीं मुझे किसी ने दिया हो। सर ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में। सो कैप्रिशियसनेस, जो कि चामोमिला के केस में हम देखते हैं। कैप्रिशियसनेस, रिजेक्टिंग द थिंग्स फॉर विच ही हैज बीन लॉन्गिंग, एंड व्हेन ऑफर्ड ही रिजेक्ट्स द थिंग्स, दैट इज कैप्रिशियसनेस। जो चीज चाहिए होती है, बहुत देर से वो मांग रहे होते हैं, और अगर उनको दे दी जाए तो फिर वो रिफ्यूज कर देते हैं उसको, या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। उनको ही नहीं पता कि उनको क्या चाहिए। सो कैप्रिशियस के दोनों रूब्रिक है, और ये दूसरा रूब्रिक है चिल्ड्रन इन। तो इसमें 8 ही मेडिसिन है, तो दोनों रूब्रिक में ब्रायनिया है इसमें। सो ये थोड़ा सा अनकॉमन है। शायद ब्रायनिया के केसेस में हम दे पाए। और दूसरा जो है ह्यूमिलिटी, ये भी एक रूब्रिक जो सर ने पढ़ाया था। सो ह्यूमिलिटी का मतलब होता है डिस्पोजिशन टू बी हम्बल, अ लैक ऑफ फॉल्स प्राइड। मतलब खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ये लोग इतने। सबका जो खुद का जो प्री ऑक्यूपेशन होता है, सेल्फ प्री ऑक्यूपेशन से परे होके ये लोग दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये इनका डिस्पोजिशन होता है एक्चुअली, मतलब उनका स्वभाव ही होता है। तो उसको हम ह्यूमिलिटी बोलते हैं। ह्यूमिलिटी, इसमें भी 8 मेडिसिन है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है वो अलग हो सकता है, मतलब हर रेमेडी का एस्पेक्ट अलग हो सकता है। तो इसमें भी
ह्यूमिलिटी में भी ब्रायनिया है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ब्रायोनिया इज ओनली ब्रायोनिया ड्रायोनिया, ऐसे हम सोचते हैं। तो ये सेंसिटिव वाले रूब्रिक्स भी है इसमें, मतलब जैसे एंजाइटी कंसाइंस है, वैसे ह्यूमिलिटी भी एक रूब्रिक है जो कि थोड़ा सा अनकॉमन है, यूज में नहीं आता है ज्यादातर। ठीक है। सो नटशेल में अगर हम देखें ब्रायनिया को, तो ब्रायनिया की तीन मेन ये होते हैं, उसका काम, दर्द और पैसा। ये तीन चीजों के इर्द गिर्द ब्रायनिया पूरा, हम बोल सकते हैं कि पूरा ब्रायनिया का पिक्चर हम इसमें देख सकते हैं। सो बिजनेस के लिए हमने ये सारे रूब्रिक ऑलरेडी देखे हैं, फिर भी एक बारी मैं रिपीट कर देती हूँ। तो बिजनेस के लिए एंजाइटी बिजनेस अबाउट, डिलीरियम बिजनेस एंशियस बिजनेस अबाउट, डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ, delusions business doing business, delusion business occupied about business, fear business failure of, जैसे कि बिजनेस में फेल हो जाएंगे ये उनको डर लगता है। सो दिस इज अगेन स्पीच में भी है, वो भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, टॉकिंग बिजनेस ऑफ। देन उनको इतना सारा बिजनेस उनके दिमाग में चल रहा है, तो अनकॉन्शियसली ड्रीम्स में भी बिजनेस आता है। सो ड्रीम्स एंशियस बिजनेस अबाउट। ओके। सो मनी से रिलेटेड भी बहुत सारे इसमें रूब्रिक्स है। सो थोड़े से जो पर्टिकुलर या फिर पिक्यूलर जो रूब्रिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, डिल्यूजन पुअर ही इज, फियर पॉवर्टी ऑफ, फियर स्टार्विंग ऑफ, बार्गेनिंग, एवरेज एंड अनग्रेटफुल फ्रॉम एवरेज। एवरेज इज लालच, पैसे का लालच होता है, तो उसकी वजह से ये लोग बीमार भी गिरते हैं और उसके बाद वो अनग्रेटफुल भी होते हैं उसकी वजह से। ओके। और पेन तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्रायनिया के इसमें, क्योंकि पेन की वजह से उनका काम हैम्पर होता है और पैसा भी जाता है। सो पेन की वजह से सब चीजें उनकी हैम्पर होती है, तो उसकी वजह से पेन पर इनका ज्यादा फोकस रहता है कि पेन ना आए, तो पेन से ये लोग ज्यादा डरते हैं। ओके। एंजाइटी पेन फ्रॉम, डिलीरियम पेन्स फ्रॉम, फियर पेन ऑफ द पेन, मोशन एग्रेवेशन जो PQRS है। देन पेन के दौरान उनको किसी से बात नहीं करनी है, शांत रहना है, क्वाइट वांट्स टू बी। और स्पोकन टू बीइंग एवर्जन, आंसरिंग एवर्जन टू, एंड टच्ड एवर्जन टू बीइंग। जैसे छोटे बच्चों के केस में हमने देखा कि चामोमिला या फिर सीना हम लोग देखते हैं कि उनको भी टच अच्छा नहीं लगता, तो उसके साथ साथ चामोमिला के साथ साथ हम ब्रायनिया भी सोच सकते हैं। ठीक है। और एक रुब्रिक है जो पिक्यूलियर है ब्रायनिया का, दैट इज डार्कनेस। डार्कनेस डिजायर टू, डार्कनेस लाई डाउन इन द डार्क, डिजायर टू एंड डू नॉट वांट टू बी टॉक टू। तो ये बहुत काम का रुब्रिक जो है, माइग्रेन के केसेस में बहुत काम आता है। तो मेरे पास एक माइग्रेन वाली भी केस थी, उनको उन्होंने ये डायरेक्ट मुझे ऐसे बोला था कि जब भी पेन होता है तो मैं क्या करता हूँ कि जाके अपने रूम में पूरा कर्टन वर्टन बंद करके फिर सो जाता हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और उसमें भी उन्होंने ये बोला कि अगर फोन आता है किसी का, और वो फोन अगर काम का है, मतलब अगर पैसे आने वाले हैं, तो वो मैं कॉल को आंसर भी कर दूंगा, बाकी किसी को मैं बात नहीं करूंगा, मतलब इतना उनके इसमें बिजनेस होता है। सो दैट वाज द टिपिकल ब्रायनिया केस। उनको पहले 200 दिया था, लेकिन माइग्रेन के केसेस में देखा है मैंने 1M अगर देते हैं तो वो उनको अच्छे से वो क्योर भी हो जाते हैं, तो उनका माइग्रेन जो है 1M से ठीक हुआ था। सो ये बहुत काम का रूब्रिक है, इसमें चार ही रेमेडीज है, ऑरम, ऑरमवुर नेट, tarantula and bryonia। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट bryonia शॉर्ट में। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।
Nice lecture, madam. Guys, if you have any questions, you can ask to madam. यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सवाल ही नहीं है, देखो मेरे पास कौन है बैठे हुए। हेलो। साइलेंट कर बस। साइलेंट कर तो ठीक है। हेलो। हेलो हाँ जी, मेरा जी बस ये क्वेश्चन है कि एक रूब्रिक है जिसमें ब्रेनिया है, आस्क फॉर नथिंग। जी। एक रूब्रिक है जिसमें ब्रेनिया भी है, आस्क फॉर नथिंग, आस्क फॉर नथिंग। आस्किंग फॉर नथिंग। जी जी। तो हमें किस तरह से लेना चाहिए कि वो कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं लेता, या जो है वो कुछ ऐसी चीजों को मांगता है जो बिल्कुल ही नाचीज हैं, बहुत ही वैल्यूएबल नहीं है। नहीं, डायरेक्ट मत, है वो सर। कुछ भी नहीं मांगते, मतलब वो चुपचाप से पड़े रहते हैं ना, जैसे डिसीज कंडीशन में क्वाइट रहना उनको पसंद है। तो वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से कि मुझे कोई आके दे कुछ चीजें। तो किसी से वो मांगते नहीं है। आस्क मतलब वो इंग्लिश वर्ड है ना। आस्क मतलब हम किसी चीज के लिए पूछते हैं ना, मांगते हैं कोई चीज। तो वो है। और लेकिन उल्टा भी है, उल्टी स्टेट भी है, डिजायर्स है, बहुत सारे डिजायर्स है, मतलब अनअटेनेबल डिजायर्स है उसमें। ये भी है, मतलब ये एक स्टेट है कि कोई कुछ भी नहीं उनको चाहिए, और दूसरी स्टेट है कि उनको बहुत कुछ चाहिए और एवरेज भी है। एक नथिंग का मतलब ये भी होता है ना, मीनिंग की जिसमें तुच्छ जैसे कहते हैं, नाचीज, हाँ। नहीं, लेकिन नहीं अनवैल्यूएबल। यहाँ पे हम लोग नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी मांगते नहीं है, ऐसा है। ऐसा ही हम्म। लेते हैं। shall I answer this question, Mansi? सर, हाँ सर। सी आस्किंग नथिंग फॉर ये स्टेट में ब्रायनिया कब जाता है, जब उसको रेस्ट चाहिए होता है। ब्रायनिया वांट्स टू कंजर्व हिज एनर्जी एंड हम्म। रेस्ट डिजायर, मतलब ही वांट्स टू रिकूप हिज एनर्जी। उसकी जो एनर्जी है उसको वापस जब चाहिए होती है, तब ब्रायनिया बोलता है मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मुझे तुमसे कुछ न चाहिए। गाना है ना मुकेश का यस। गाना, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। वो वाली स्टेट ब्रायनिया जाता है। Then he wants to recoup the energy, regain the energy, so that he becomes able, in the minimum most possible time, Brania wants to recoup the energy and get back to his work and get back to his business. In that state, he goes in this state that I don't want anything. इसको वो अपना नाचीज वाली चीज नहीं ले सकते, वो अप्लाइड, दैट इज अप्लाइड इन अनदर लैंग्वेज, अनदर वेज। ओके। ओके सर। आस्किंग फॉर नथिंग का मतलब है कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं। आस्किंग फॉर नथिंग, वो नथिंग, आस्किंग फॉर नथिंग इज नॉट दैट कि मुझे कुछ तुच्छ चीज चाहिए, नथिंग वाली चीज चाहिए, ऐसा नहीं है। वो डिलीजन में जाएगा कि मैंने कौन सी तुमसे बड़ी चीज मांग ली थी, इतनी सी। वो श्रीकिंग में आप जो बोल रहे हो ना, वो जी। श्रीकिंग हेल्प फॉर है ना, कि छोटी सी चीज चाहिए ना मुझको। वो जब चीज मांगता है तो छोटी सी, मुझे क्या सर थोड़ी सी दवाई दे दो, एक हाथ गोली हो तो दे दो। आप जो बोल रहे हो ना उसका मतलब ये है कि एक आपके पास कुछ सर्दी की गोली हो तो दे दो डॉक्टर साहब, थोड़ी सी छाती में दर्द होता है, थोड़ा सा कुछ दवाई हो तो दे दो। वो जैसे तुच्छ चीज मांग रहा है, समझ रहे हो ना। जी जी। वो वाला होता है, वो श्रीकिंग हेल्प फॉर वाला रूब्रिक है, वो आप जो बोल रहे हो। ओके। अगर आपको किसी ने पढ़ाया है आस्किंग फॉर नथिंग मतलब कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुच्छ चीज मांगी थी, वो गलत होगा, या आपने पढ़ा होगा वो गलत होगा। ये वो सब वाला रूब्रिक है सर की डिलीजन किताब। स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल। उसके दो रूब्रिक्स है, एक है डिलीजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल, मतलब उसको चीजें छोटी लगती है कि मैंने जी। कौन सा मांगा था, थोड़ा सा, थोड़ा सा आपसे गेहूं तो मांगा, थोड़ा सा एक दवाई तो मांगी, थोड़ी सी हेल्प तो मांगी। वो डिलीजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल, मतलब वो हेल्प भी मांगेगा लेकिन उसको छोटी लगेगी। अब छोटा हम्म। बड़ा कौन डिसाइड करेगा डॉक्टर साहब? देने वाला डिसाइड करेगा ना, मांगने वाला थोड़ी डिसाइड करेगा। अब आप एक बंदे के जिसका पगार 5,000 रुपया है सालाना, महीने का पेमेंट 5,000 है, उससे अगर आप 1,000 रुपये मांग रहे हो, तो उसके लिए 1,000 रुपये इज लाइक ह्यूज, लाइक अ वर्ल्ड। और आप जैसे मेरे जैसे जो लाख 2 लाख 5-10 लाख कमाते हैं, उनसे 1,000 रुपये मांगोगे तो उसके लिए छोटी चीज रहेगी। समझ रहे हो ना। तो छोटा ये बड़ा जो देने वाला है उस पे मायने रखता है।
तभी तो वोट मांगते वक्त बोलते हैं ना, मैं आपसे आपका कीमती वोट मांग रहा हूं, है ना। यस यस पैसे देते वक्त बोलते हैं कि एक वोट के 500, एक ही तो वोट है तुम्हारे पास, 500 रुपए लो, चुप हो जाओ। समझ रहे हो। यस तो सर उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चीजों को देखना है। ओके। ओके सर। यस। समझ में आया ना, ये आप डर गए मेरे से। नहीं नहीं सर, हाँ। थैंक यू। नहीं तो डर के बोलेंगे भैया कुछ ये सर बोल रहे तो फिर सर ओके सर बोल के। बुक में, फिर भी आपको क्वेश्चन हो तो पूछिए। नहीं ये मैंने मान सर की बुक में पढ़ा था कि आस्क फॉर नथिंग ब्राइनिया के अंदर, कि वो चीजें जो बहुत ही कम मूल्य की हैं, जिनकी कीमत बहुत कम हो आम आदमी के लिए, पर वो भी वो मांगता है क्योंकि वह स्वभाव से लालची है। हाँ, वो देखो, वो ब्रायनिया समझाने के लिए सर ने बताया हुआ हाँ है। यहाँ पर ब्रायनिया जो है आपको इस तरीके से समझना है। ब्रायनिया आस्किंग फॉर नथिंग ये स्टेट में कब जाएगा, जब उसको एब्सोल्यूट आराम चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए। बस जी समझ रहे हैं ना। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है। वो बेगिंग वाला रूब्रिक होता है ना, कि वो मांगता है, हर चीज मांग के लेना, है ना। मान सर ने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया है, लेकिन वो ब्रायनिया एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ाया हुआ है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, रेपर्टरी में ये रूब्रिक कैसे आया, आस्किंग फॉर नथिंग ये रूब्रिक कैसे आया, ये प्रूविंग से किस तरीके से लिया गया है। मैं हमेशा बेलाडोना का एग्जांपल देता हूँ। आप अगर बेलाडोना की प्रूविंग देखोगे, तो बेलाडोना में लाइट डिजायर कैसे आया है पता है, कि वो बोलता है कि आई हैड वेरी हेवी मील इन द आफ्टरनून, आई वुड प्रेफर वेरी लाइटर मील इन द इवनिंग। उस पर से वो लाइट डिजायर आया है बेलाडोना। रेपर्टरी में रूब्रिक से जो लिया गया वो इस तरीके से लिया गया। ठीक है। मानसर ने पढ़ा है, सही पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सही पढ़ाया है। ठीक है। हाँ लेकिन हम ओके। जब उसको प्रैक्टिकली यूज करोगे, तो आस्किंग फॉर नथिंग, वो पेशेंट बोलता है कि सर जब सर दर्द होता है तो मैं अंधेरे में अकेला पड़ा रहता हूँ, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं होता है। यार कंपेनियन बोलेगा सर ये बस अंधेरे में दरवाजा बंद करके एकदम चुप पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं मांगते। ठीक है। इसको ओके हमने 3-4 रूब्रिक उसमें से लिए गए हैं। ठीक है। देखो, क्लियर सर। रेपर्टरी में रूब्रिक कैसे लिए गए हैं, कि अगर मैंने ये कप लेके, इसमें चाय का कप लेके उठा के एक सिप लिया, तो रेपर्टरी में कैसा लिया जाएगा पता है, कि पिक्ड द कप, held it near the mouth, second rubric, had a sip, third rubric, gulped the tea, fourth rubric, had it hot, fifth rubric, kept it back, सिक्स्थ रूब्रिक। समझ गए। ऐसे टुकड़े टुकड़े यस में रिपर्टरी में लिखा गया है, मैथमेटिका में वन लाइन में लिखा गया है। ओके। यस सर इसीलिए ओके। हम एक सेंटेंस से, एक स्टेट से हम 2-3-4 रूब्रिक पे हम पहुंचते हैं। ऑलराइट। चलो ओवर टू यू यस सर। मानसी। या और कोई क्वेरी? एक मिनट रुको, मैं कॉल कर वाइंड अप करायचं मैंने। एक मिनट एक मिनट। Thank you, dear Mansi madam, for sharing such a deep, insightful, never thought before facet of bryonia. I'm sure it will not be a so-called common remedy now. You taught in a uncommon you taught us the uncommon thing about it also. It is all in a simple language. हम चाहे भी तो इसे भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू मैडम। सर, आपने जैसे बताया सर हमें आयोनिया बोलते हैं, और आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया। थैंक यू वंस अगेन मैडम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। Thank you very much, guys. See you next